तो व्हाट आर द टॉपिक्स इन दिस चैप्टर। तो इसमें दो फंडामेंटल चैप्टर्स है। पहले तो हम लोग ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट के रिलेशनशिप को देखेंगे, क्योंकि व्हेन वी स्टडी ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट, उसी को हम लोग कहते हैं इकोलॉजी, उसी को इकोलॉजिकल सिस्टम भी कहते हैं। ओके, इन्वायरमेंटल साइंस भी कहते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस भी कहते हैं। ओके, उसी को शॉर्ट में ईवीएस भी कहा जाता है, ईवीएस, इन्वायरमेंटल साइंस, दैट इज इकोलॉजी। फिर हम लोग पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे। ओके, तो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन नेचुरली फ्यूचर में क्या हो रहा है, बढ़ेगा, कम होगा, स्टेबलाइज है, तो वो कैसे मालूम पड़ता है। तो उसके लिए पॉपुलेशन के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, उनके बीच के आपस में रिलेशनशिप्स होते हैं। तो पॉपुलेशन के बीच के रिलेशनशिप्स और पॉपुलेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या एट्रीब्यूट्स है, आपको स्टडी करना है इस चैप्टर में। ठीक है ना। अभी हम लोग इकोसिस्टम को अगर देखेंगे तो इकोसिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दो होते हैं, एक तो बायोटिक फैक्टर, तो बायोटिक प्लस अबायोटिक फैक्टर, उनको स्टडी करना, उनका इंटरैक्शन स्टडी करना, रिलेशनशिप स्टडी करना, उसी को इकोलॉजी कहते हैं। यानी कि द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट को इकोलॉजी कहते हैं। करेक्ट ना। तो अलग अलग तरीके से हम लोग इकोलॉजी को डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें जो बायोटिक फैक्टर है उसमें नेचुरली तीन टाइप्स है। एक तो वो ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूसर कहलाते हैं, फिर वो ऑर्गेनिज्म जो कंज्यूमर्स कहलाते हैं, और वो ऑर्गेनिजम्स जो डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म टाइप लो, या तो वो प्रोड्यूसर है, नहीं तो कंज्यूमर है, डिकम्पोजर है। जब तक यू कैन सी ये तीनों टाइप के ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहेंगे, तब तक इन्वायरमेंट में स्टेबली रहती है। और किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का नंबर अगर कम ज़्यादा हो गया तो बाकी के दो जो ऑर्गेनिज्म है उनका भी लाइफ अफेक्ट होता है। ओके, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले स्टडी करना है कि इन्वायरमेंट, यानी कि जो पूरे वर्ल्ड में ये अर्थ पे जो इन्वायरमेंट है उसको किस तरह स्टडी किया जाता है। ओके, तो फिर उसके बाद में बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स को स्टडी करेंगे, बिकॉज हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे, उसका लाइफ जो है वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म और अबायोटिक फैक्टर पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तो अर्थ में इतने सारे वैरायटी है, सो सारे वैरायटी को हम लोग क्या कहते हैं, मिला के कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। और इतने सारे वैरायटी क्यों है भाई, तो उसका एक रीजन है कि अर्थ में हर जगह पे कंडीशंस अलग अलग है। तो ये कंडीशंस अलग अलग क्यों है, तो उसके भी कारण है। ओके, अंडरस्टूड। तो जियोलॉजिकल कारण है, टोपोग्राफिकल कारण है। ओके, तो हम लोग इसके लिए, उसके लिए अलग साइंस, अर्थ साइंस अलग है, उसको हम लोग जियोलॉजी कहते हैं या जियोग्राफी कहते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि अलग अलग एक लैंड फॉर्मेशन, जो वेरियस टाइप्स ऑफ बॉडी है, वाटर बॉडी बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल बॉडीज कहते हैं, तो वो सब जो है वही अलग अलग इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। तो अलग अलग इन्वायरमेंट की होने की वजह से अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप हुए बाय द प्रोसेस जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, दैट इज इवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस देखो ऐसा है, कुछ क्वेश्चन जैसे व्हाई आर नाइट ब्लूमिंग फ्लावर जनरली ग्रीन, कि रात के टाइम पे जो फ्लावर ब्लूम करते हैं वो वाइट क्यों रहते हैं भाई, है ना। फिर हाउ डज द बी नोज कि किस फ्लावर के पास नेक्टर है ना। तो ये भी इंटरेस्टिंग है। व्हाई डज कैक्टस हैव सो मेनी थॉर्न्स। और चौथा क्वेश्चन आपके पास ऐसा है, ओके, हाउ डज द चिक रिकॉग्नाइजेस हर ओन मदर। तो ये बायोलॉजिकल इंटरेक्शन ये सब इंडिकेट करता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ अलग अलग तरीके से इंटरेक्शंस करता है। यानी कि बच्चे को मालूम है कि उसकी माँ कौन है। The same thing is applicable even to the human. You can see what baby, the human baby recognizes her own mother. ये बच्चा अगर रो रहा होता है, जैसे वो अपने माँ के कांटेक्ट में आता है या माँ उसको उठाती है, इमीडिएटली वो रोना बंद कर देता है। तो ये कैसे होता है। ओके, फिर कैक्टस इज अ प्लांट, डेजर्ट प्लांट, हमको मालूम है उसके पास थॉर्न है। तो ये थॉर्न क्या है, दे आर द मॉडिफिकेशन ऑफ व्हाट लीफ। ओके, तो लीफ को क्यों मॉडिफाई कर दिया है, थॉर्न जैसे कि हो गया, तो प्रिवेंट, क्या करने के लिए, टू प्रिवेंट आपका द लॉस ऑफ वाटर, उसको हम लोग ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो ट्रांसपायरेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी कैक्टस इज ग्रोइंग इन द सॉइल या लैंड जहाँ पे पानी बहुत ही कम है, और जो भी पानी प्लांट के बॉडी में अगर वो पत्ते से रिलीज हो गया तो अल्टीमेटली क्या होगा, ह्यूज लॉस होगा, सूख जाएगा। इसके लिए पत्ते को मॉडिफाई करके थॉर्न में कन्वर्ट कर दिया है। फिर पत्ते का काम कौन करता है, तो पत्ते का काम कैक्टस का स्टेम करता है, और इस स्पेशल स्टेम को हम लोग कहते हैं फाइलोड कहते हैं ना। तो ये हमने कैसे लास्ट टाइम मॉडिफिकेशन पढ़ा था। फिर बी जो है, बी कैसे मालूम पड़ता है उसको फ्लावर कहाँ से, तो नेचुरली उसके पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो
स्मेल को डिटेक्ट करते हैं, क्योंकि जिस फ्लावर पर नेक्टर होता है नेचुरली दैट फ्लावर इज आइदर अट्रैक्टिव, या तो वो अट्रैक्टिव होगा, नहीं तो इट विल प्रोड्यूस व्हाट, सेंट, उसके पास सेंट होता है। फिर नाइट ब्लोइंग फ्लावर जनरली व्हाइट की होती है कि नाइट के टाइम पे डार्क इन्वायरमेंट होता है, और फ्लावर को जनरली इंसेक्ट्स हो गए या बैट हो गए वो पॉलिनेट करते हैं रात के टाइम पे। ओके, तो नेचुरली रात के टाइम पे तो कलर दिखेगा नहीं, तो इसके लिए जो भी इंसेक्ट्स नेचुरली रात के टाइम पे कैन सी व्हाट फ्लावर को पॉलिनेट करते हैं वो कलर पे डिपेंड नहीं करते। तो इसका फ्लावर भी अपने कैन सी अपने स्ट्रक्चर में फ्लावर कलर्स प्रोड्यूस नहीं करता है। तो ये सब क्या है, ये सब इंडिकेट करता है अलग अलग टाइप के एडाप्टेशंस एंड आपका स्पेशलाइज्ड बिहेवियर्स। तो ये सब क्यों जरूरी है, दिस इज ऑल नेसेसरी फॉर अल्टीमेटली एक ही वर्ड है, इट हेल्प्स देम टू सर्वाइव। तो ये सर्वाइवल एक कैन सी व्हाट आपके एडाप्टेशंस है। तो हर ऑर्गेनिज्म टाइप जो है जिस इन्वायरमेंट में रहता है उस इन्वायरमेंट को उसको कहते हैं हैबिटेट। तो सर्वाइवल एडेप्टेशन विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, हैबिटेट मतलब अधिवास। तो जिस इन्वायरमेंट में पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म अपने आप को ये कैन सी व्हाट डेवलप कर लेता है, उस इन्वायरमेंट के हिसाब से वो एडेप्टेशंस डेवलप करता है ताकि वो उस कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव कर सके। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इन्वायरमेंट इतने सारे हैं अर्थ में, उसके हिसाब से अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, चलिए तो इकोलॉजी। तो पहले देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय इकोलॉजी। उसका डेफिनेशन अगर हम लोग देखेंगे, डिफाइन करने के लिए बोलेंगे भाई डिफाइन करो, तो इट इज अ स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड between organisms and their physical that is abiotic environment, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच का इंटरेक्शन और लिविंग और नॉन लिविंग चीजों के बीच के इंटरेक्शंस को स्टडी करने को ही इन्वायरमेंटल साइंस भी कहते हैं। मैं इधर फिर से लिखता हूँ, इसी को इन्वायरमेंटल साइंस भी कहते हैं। ओके, या इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट इज इनकम्प्लीट विदाउट आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंसिडर्ड टू बी व्हाट, बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट। ओके, तो इस चैप्टर में हमको इन्वायरमेंट के सारे बायोटिक सारे अबायोटिक फैक्टर्स देखने हैं, उनके बीच के जो इंटरेक्शंस है, मेन इंटरेक्शंस। तो दूसरा तरीका एक और है, इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the interrelationship among organism and their environment। एकदम सिंपल, क्योंकि ऑर्गेनिज्म प्लस इन्वायरमेंट, ऑर्गेनिज्म प्लस इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट मिल के जो एक सिस्टम बनता है उसी को हम लोग कहते हैं नटूरे। नटूरे नहीं, नेचर। तो नेचर इज ए सम टोटल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट। ठीक है, सो अब इकोलॉजी के अलग अलग फील्ड्स है, वो डिपेंड करता है कि आप इकोलॉजी को कौन से नजरिए से स्टडी करना चाहती हो या किस पर्पस के लिए स्टडी करते हो। तो यू गॉट अप्लाइड, अप्लाइड मतलब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट यानी कि आपको किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करना है, किसी इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करना है, ठीक है ना, फॉर। तो इकोलॉजी, अप्लाइड इकोलॉजी इज द स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ इकोलॉजी व्हिच इज कंसर्न्ड विद कंजर्वेशन एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ व्हाट, ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो जो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फायदेमंद है, यानी कि फॉर ह्यूमन वेलफेयर, फॉर ह्यूमन वेलफेयर, क्योंकि हमारे ऑलमोस्ट सारे के सारे नीड्स इन्वायरमेंट से ही पूरे होते हैं, ऑलमोस्ट, करेक्ट नो। तो इसके लिए हमें नेचर के जितने भी बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर, जैसे फूड हमको चाहिए तो प्लांट सोर्स से आता है, एनिमल सोर्स से आता है। ओके, तो नेचुरली तो जिन प्लांट्स और एनिमल से हमको फूड सोर्स मिलता है तो उन्हें हमें प्रोटेक्ट भी करना है, कंजर्व भी करना है, और ये भी देखना है कि वो आज है तो कल भी होने चाहिए, और हमको उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लॉइट करना है। तो देयर शुड बी जुडिशियस, उसको हम लोग कहते हैं जुडिशियस यूज। ऐसा नहीं कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन अगर हो गया तो नेचुरली खत्म हो जाएगा, तो फिर क्राइसिस आती है। तो जो हम एग्जांपल देखते आ रहे हैं ना, तो प्राइस बढ़ रहे हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन भी उसके हिसाब से ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है, तो नेचुरली जिस रेट से ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रहा है उनके नीड्स का जो डिमांड है वो उसी स्पीड से हमारा नेचर में जो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो इसके वजह से अल्टीमेटली विद टाइम द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज गेटिंग व्हाट, लेसर एंड लेसर। तो उसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, कंपटीशन होगा, कंपटीशन बढ़ता है, नेचुरली प्राइस बढ़ता है। ओके, तो जुडिशियस यूज होना चाहिए, यानी कि जितना चाहिए, जितना मिनिमम चाहिए, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है उतना आपको चाहिए।
ठीक है। तो जैसे एग्रोनॉमी मतलब एग्रीकल्चर, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, क्योंकि each and every natural resources is being used by human for its own benefit. ओके, फिर दूसरा है सिस्टम इकोलॉजी। सिस्टम इकोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं, तो सिस्टम इकोलॉजी में हम लोग इकोलॉजिकल कंसेप्ट को स्टडी करते हैं, मतलब नेचर में कौन कौन से देखो आपके कंपोनेंट है, हर कंपोनेंट का क्या फंक्शन है, एंड प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स ऑफ व्हाट फॉर्मूला। जैसे ग्रोथ होना, तो ग्रोथ को हम लोग फॉर्मूलाज के रूप में, मतलब स्टैटिस्टिक्स, ये हो गया आपका स्टैटिस्टिकल पार्ट। डेटा एनालिसिस भी बोल सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स पास, मतलब ताकि हमको ये मालूम पड़े कि इसी तरीके से अगर प्रोसेस चलता रहे तो आगे समय में नेचुरली इन्वायरमेंट की हालत क्या होगी, वो सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा, करेक्ट नो। फिर जेनेकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ जेनेटिक कॉम्पोजिशन एंड चेंजेस इन द ओरिजिन ऑफ विकेट्स, इकोटाइप्स एंड न्यू स्पीशीज, यानी कि इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू। तो इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू जब हम लोग स्टडी करते हैं इकोलॉजी को, तो उसको इवोल्यूशनरी इकोलॉजी कहते हैं या उसको जेनिकोलॉजी कहते हैं। ओके, तो इससे ये हम समझेगा कि कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म पे खतरा है, किनको प्रोटेक्शन करना है, और कौन से न्यू स्पीशीज डेवलप हो सकते हैं, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म टाइप जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म टाइप में डेवलप होते रहते हैं। ओके बच्चों, तो अल्टीमेटली ये जो पूरे 4 चैप्टर्स है 13, 14, 15, 16, तो इट इज डिवोटेड टू इकोलॉजी, क्योंकि हमें मालूम है। और इसके लिए तो जो भी चीज़ें हम लोग एक इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू करते हैं उसको हम लोग एक और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस कहते हैं, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ह्यूमन के लिए बेनिफिशियली होता है, या अगर वो हार्मफुल भी है तो ह्यूमन अपने नॉलेज से उसको अपने लिए यूजफुल बना लेता है। जैसे सांप जो है, सांप को काटने का, सांप अगर काटता है उससे जो पॉइजन बॉडी में जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने का जो मेडिसिन है वो भी सांप ही प्रोवाइड करता है। उसी का जो आपका टॉक्सिक सब्सटेंस है, उसका जो विष है, पॉइजन है, उसी को यूज करके सांप के काटने का क्या है, दवाई बनाई जाती है। तो दैट्स व्हाई यू हैव टू स्टडी ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो करते हैं बायोलॉजी का फंडामेंटल काम ही है ना, कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म्स को डिस्कवर करना, लेकिन बाद में उसको इकोलॉजिकल पॉइंट भी देखते हैं कि नेचर के लिए वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, so these are the different levels of organization in what ecology, यानी कि नेचर को जब हम लोग स्टडी करते हैं तो नेचुरली तो यू कैन स्टडी एट डिफरेंट लेवल। तो सबसे पहला लेवल है द इंटायर अर्थ। तो अर्थ का वो रीजन जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करता है उसको बायोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर का एक्चुअल मतलब होता है, बायोस्फीयर मीन्स आपका द लेयर ऑफ, कौन सा, द लेयर या जोन ऑफ, किसका, जोन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि अर्थ का वो लेयर, एयर का लेयर, अर्थ का वो पानी का लेयर है, पानी का रीजन, या अर्थ का वो लैंड या लैंड का एक ऐसी लेयर या रीजन, प्लस आपका ऑल लाइफ फॉर्म्स। अगर देखा जाए, ये अगर अर्थ का सरफेस हम लोग देख रहे हैं तो आपको लाइफ सेंटर में नहीं मिलेगा, इधर नहीं, क्योंकि देखो सेंटर में लावा है, उसके आसपास मेंटल है, तो यहाँ पे तो कोई भी लाइफ फॉर्म होने का चांस एकदम कम है। फिर अर्थ के बाहर क्या होता है, एटमॉस्फेयर का लेयर होता है, विच इज यू कैन सी मेनी किलोमीटर्स, यू कैन सी व्हाट आपका डीप। ओके, तो अर्थ में आपका लाइफ कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो अर्थ में लाइफ अगर जोन दिखाएंगे, जो अर्थ का क्रस्ट है इसी के आसपास आपका 20 किलोमीटर का जोन है, 20 ओनली 20 किलोमीटर रीजन अबो एंड बिलो सब, यानी कि 10 किलोमीटर बिलो एंड 10 किलोमीटर अबो, यानी अर्थ के सरफेस से 10 किलोमीटर और अर्थ के सरफेस के ऊपर 10 किलोमीटर का जोन। तो यही जो जोन है विच इज अप्रोक्सीमेट 20 किलोमीटर, इसी में आपको लिविंग फॉर्म्स मिलेंगे। और उस लेयर को, वो जो लेयर है उसी को बायोस्फीयर कहते हैं, यानी कि द रीजन ऑफ अर्थ विच सपोर्ट्स द लाइफ, उसको बायोस्फीयर कहते हैं। तो उसमें पूरा का पूरा अर्थ का वो जोन आ जाता है जिसमें लाइफ इज एग्जिस्टिंग। अब इस बायोस्फीयर, पूरे बायोस्फीयर को तो हम लोग एक साथ स्टडी नहीं कर सकते, तो बायोस्फीयर को फिर हम लोग डिवाइड किया है छोटे ग्रुप में, जिसको कहते हैं नेचुरल रीजन्स या बायोमीज कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोमीज, जो यहाँ पे शो नहीं किया। तो अलग अलग नेचुरल रीजन्स, तो बायोमीज ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल रीजन्स। ओके, नेचुरल रीजन्स जैसे यू गॉट ट्रॉपिकल रीजन, मेडिटेरियन रीजन, ग्रासलैंड्स है ना,
फिर आपका टुंड्रा प्रदेश, टाइगर प्रदेश, तो ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है, उसको बायोमीज कहते हैं, मेजर यू कैन सी नेचुरल रीजन्स। फिर हर बायोमी में अलग अलग यू कैन सी व्हाट छोटे छोटे जोन्स बनते हैं, उसको इकोसिस्टम कहते हैं। हर इकोसिस्टम जो है वो बनता है अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जिसको कम्युनिटी कहते हैं। हर कम्युनिटी में जो अलग अलग इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको कहते हैं पॉपुलेशंस, और हर पॉपुलेशन का इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हो गया आपका व्हाट, स्पीशीज। ओके, स्पीशीज। इसको देखो, अभी स्पीशीज हर ऑर्गेनिज्म का फिर सिस्टम स्टडी करते हैं, वो तो बायोलॉजिकल हो गया, तो उसके बॉडी को स्टडी करने के लिए पहले ऑर्गन सिस्टम होता है, फिर ऑर्गन स्टडी करते हैं, फिर टिश्यू स्टडी करते हैं, फिर सेल स्टडी करते हैं। तो इस तरह है ना, अगर हम लोग इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो शुरुआत होती है अर्थ से, क्योंकि अपना पूरा का पूरा अर्थ जो है ओके उसको ही हम लोग कंसिडर कर सकते हैं बड़ा सा बायोस्फीयर। लेकिन टेक्निकली बायोस्फीयर इज दैट जोन, देखो बायो मतलब लाइफ, स्फीयर मतलब सराउंडिंग। स्फीयर का मतलब क्या होता है, स्फीयर का मतलब सराउंडिंग होता है, यानी कि अर्थ का वो सराउंडिंग जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है उसको बायोस्फीयर कहते हैं। तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 20 किलोमीटर जोन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अभी आप देखो एक पिक्चर में आपको जो दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है कि पूरा पूरा अर्थ यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो अर्थ का वो रीजन दिख रहा है जिसमें यू कैन से आप एटमॉस्फेयर भी देख रहे हो, वाटर ब्लू कलर का जोन आपका एटमॉस्फेयर है, जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है वो आपका ब्लू कलर का जोन आपका हाइड्रोस्फीयर दिख रहा है, व्हाइट कलर का जो क्लाउड दिख रहा है वो एटमॉस्फेयर, और लैंड मास ब्राउन कलर का दिख रहा है लिथोस्फीयर। और इसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उन सबको मिला के बायोस्फीयर कहा जाएगा। ओके, तो उसको एक्चुअली बायोस्फीयर्स में अलग अलग नेचुरल रीजन जो है उसका फोटो हम लोग देखेंगे बाद में, उसको बायोमी कहते हैं। बायोमी इज डिवाइडेड इनटू इकोसिस्टम, इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ कम्युनिटीज, कम्युनिटीज मेड अप ऑफ पॉपुलेशन, और हर पॉपुलेशन के इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, मतलब कौन से लेवल पे, स्पीशीज लेवल पे। ओके, स्पीशीज लेवल, स्पीशीज। ओके, चलिए अभी इकोलॉजी इज कंसर्न्ड विद 4 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, है कि जब हम लोग इकोलॉजी को स्टडी करते हैं तो 4 लेवल्स, कम से कम 4 लेवल्स को हम लोग स्टडी करते हैं। तो पहला लेवल है आपका ऑर्गेनिज्म लेवल, उसके बाद में पॉपुलेशन लेवल, फिर कम्युनिटीज लेवल, और लास्ट में आपका बायोमीज। ओके, और बायोमी को हम लोग एक लार्ज इकोसिस्टम भी कह सकते हैं, लार्ज इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम किसको कहते हैं वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हमको इकोसिस्टम के बारे में स्टडी करना है। अभी मैं आपको खाली बता सकता हूँ कि इकोसिस्टम जो है, इकोसिस्टम इज द सम टोटल ऑफ ऑल, सम टोटल, सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्या मतलब हो गया कि लिविंग हो गया बायोटिक एंड नॉन लिविंग हो गया अबायोटिक व्हाट, फैक्टर्स and their interactions। तो उसको स्टडी करने को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को इकोलॉजिकल साइंस भी कहते हैं। इसी एस्पेक्ट को हम लोग इकोलॉजिकल साइंस भी कहते हैं, स्टडी अगर आप करोगे। ओके, तो इकोसिस्टम देखो, सिस्टम मतलब जो दो या दो से ज्यादा चीजें एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिविंग लिविंग के साथ, नॉन लिविंग के साथ, और लिविंग नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो जो सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर एंड द इंटरेक्शन इन ए गिवन रीजन। इसके लिए कौन सा इकोसिस्टम, इसके लिए आपको फिर बताना पड़ेगा कहाँ का। जैसे ग्रासलैंड का इकोसिस्टम अलग होता है, पॉन्ड का इकोसिस्टम अलग होता है। ओके, तो इकोसिस्टम के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले डिटेल में। ठीक है, चलिए अब फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, तो एक और तरीका है इकोलॉजी को स्टडी करना। ओके, उसका फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट, यानी कि जिसमें हम लोग और इकोलॉजी को ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे स्टडी करते हैं, यानी कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। तो इट इज द स्टडी ऑफ एडाप्टेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू द इन्वायरमेंट्स इन द टर्म्स ऑफ सर्वाइवल एंड व्हाट, रिप्रोडक्शन। देखो हर बच्चों, तो हर नेचुरल रीजन में अर्थ के हर जगह पे कंडीशंस अलग अलग है। तो हर कंडीशंस के लिए अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म को अपने आप में चेंजेस लाने पड़ते हैं, जो हमने अपना ओरिजिन ऑफ लाइफ में स्टडी किया है, मतलब इवोल्यूशन चैप्टर में स्टडी किया है। ठीक है ना, तो इन्वायरमेंट इसके लिए, जैसे इन्वायरमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, जिसकी वजह से क्या है
लिविंग ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आते हैं, और वही है नेचुरल सिलेक्शन के हिसाब से जिस ऑर्गेनिज्म में वो चेंजेस आते हैं, वो वेरिएशन आते हैं जिसकी वजह से वो सर्वाइव करेगा, या नेचुरली वो इन्वायरमेंटल चेंजेस को बर्दाश्त कर पाएगा तो वो सर्वाइव करता है, और बाकी सब या तो एलिमिनेट होते हैं या तो दूसरे रीजन में उनको क्या है पलायन या यू कैन से मूव करना पड़ता है। ठीक है। So the rotation of Earth and tilt of its axis causes annual variation in temperature and season. तो जितने भी changes Earth में आते हैं, ओके, वो हर साल मतलब 12 मंथ, हर 12 मंथ में वो रिपीट होता रहता है। इसका कारण है अर्थ का रोटेशन और उसका जो एंगल है, टिल्ट एंगल है अर्थ का, उसी के, यानी कि अर्थ एकदम देखो वर्टिकली ग्रो नहीं कर रहा है, वो आपका एक एंगल पे घूम रहा है, एंड दिस इज द अर्थ एक्सिस। तो अर्थ में देखो रोटेशन के साथ साथ रिवोल्यूशन भी होता है, एंड सन के आसपास, मतलब क्या, सन के आसपास जब अर्थ घूमता है तो इट इज नॉट एक्चुअली घूमिंग इन ए कंप्लीट सर्कुलर मैनर, मतलब इक्वो डिस्टेंस सर्कल नहीं बनता है, वो एक कैन आपका ओवल शेप, ऐसा एक व्हाट आपका सर्कल बनता है। तो अर्थ मतलब साल के कुछ पीरियड में जो अर्थ है वो सन से बहुत दूर होता है, कुछ फेज में सन से बहुत नजदीक होता है, इसलिए ये सब चीजें, तो ये आपका अर्थ, तो इसके लिए अर्थ के रोटेशन एंड रिवोल्यूशन की वजह से अर्थ में नेचुरली एनुअल मतलब साल भर में चेंजेस आते हैं, यानी कि सीजन्स डेवलप होते हैं, तो वो सीजन टेम्परेचर के चेंजेस की वजह से डेवलप होता है। ओके, दैट्स व्हाई तो मेजर बायोमी इसकी वजह से अर्थ में अलग अलग रीजन में जो तैयार हो गया, जैसे डेजर्ट है, रेन फॉरेस्ट है, टुंड्रा, इनको नेचुरल रीजन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल रीजन्स भी कहा जाता है। ओके, तो टुंड्रा टाइगा, और भी है ना, टाइगा है, ओके, टाइगा प्रदेश, ठीक है ना, मेडिटेरियन रीजन, रेन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जितने भी आपके एक्वेटिक एनवायरनमेंट्स है वो, एंड दिस, ओके, तो ऑल दिस बायोमेस बनते हैं बिकॉज ऑफ द वेरिएशंस, दिस वेरिएशन, जो ऊपर जो वेरिएशन है टेम्परेचर सीजन के, उसके वजह से फिर रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन, मतलब जो क्लाउड ऊपर जाता है वो अलग अलग तरीके से अल्टीमेटली जमीन पे वापस जा जाता है। एक तो रेन के रूप में होगा, या तो स्नो के रूप में होगा, या तो हेल स्टोन, है ना, हेल स्टोन आपको मालूम है बर्फ के गोले गिरते हैं, ओके, हेल स्टोन होगा, या तो कभी कभी उसकी जगह पे फॉग तैयार हो जाता है। ओके, और रेन में भी है कि भाई बारिश के बूंदे या तो बहुत ही बारीक रहेंगी, शावर जैसा होगा, या तो हैवी रेन होगा, कभी कभी तो टॉरेंशियल, तो तूफान जैसा रेन होता है, ठीक है ना। तो अलग अलग टाइप के जो नेचुरली क्लाउड से रिलीज होने वाले यू कैन सी व्हाट वाटर के फॉर्म्स है, ये सब क्या है, दे आर द फॉर्म्स ऑफ वाटर, फॉर्म्स ऑफ फॉलिंग वाटर, गिरता हुआ जो पानी है क्लाउड से, फॉलिंग वाटर, उसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ओके, तो ये याद रखना, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है the component which actually you can see what drops from the cloud। okay, तो क्लाउड से या तो पानी की, एक्चुअली क्या है, उससे पानी की बूंद ही निकलती है, लेकिन वो बूंद अगर कोल्डर एयर के थ्रू पास होगा तो वो बर्फ बन जाएगा, तो अगर एकदम यू कैन सी सब जीरो टेम्परेचर हो तो वो एकदम फ्रीज हो जाएगा, तो वो स्टोन, पत्थरों के रूप में, मतलब आपका आइस का टुकड़े जैसा बन सकता है, और वो हवा में अगर लहराता रहेगा तो फिर उससे फॉग हो जाएगा, है ना। चलिए, so annual variation in intensity and duration of temperature are responsible for major biomes, जो अभी मैंने बताया। तो देखो ये तो जितने भी ये सारे 6 मेन बायोमीज अर्थ के हैं, ओके, अंडरस्टूड। तो आर्कटिक रीजन एंड अल्पाइन टुंड्रा, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, जो नॉर्थ साइड पे, तो ये नॉर्थ यू कैन सी व्हाट नॉर्थ एंड साउथ रीजन में ही पाया जाता है, जहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट होता है, कोल्डर रीजन्स में आपको यहाँ पे बर्फ, स्नो, फिर टेम्परेट फॉरेस्ट, फिर ग्रासलैंड है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो इंडिया में जनरली यू कैन सी ऑलमोस्ट सारे के सारे रीजन्स पाए जाते हैं, ओके, अंडरस्टूड। फिर डेजर्ट रीजन है, मतलब ड्राई रीजन, तो इस डेजर्ट में भी दो टाइप का होता है, ओके, एक तो आपका कोल्ड डेजर्ट एंड व्हाट हॉट डेजर्ट। तो हॉट डेजर्ट भी है इंडिया में, हॉट हॉट कोल्ड हो गया, तो वी हैव गॉट हॉट डेजर्ट आल्सो एंड कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट का सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे कंट्री में है लद्दाख, और हॉट डेजर्ट का एग्जांपल है आपका थार डेजर्ट, दैट इज राजस्थान, ओके। और जिस डेजर्ट को ना, इंडिया का जो डेजर्ट है वो है आपका थार। फिर आपका मालूम है आपका एक ऐसी अफ्रीका में सबसे बड़ा एक ऐसी वर्ल्ड अर्थ का डेजर्ट है ना, अंडरस्टूड, एक कालाहारी डेजर्ट है। तो यहाँ पे जो ग्राफ दिया हुआ है वहाँ पे देखो, जो आपका
एक्स एक्सिस में प्रेसिपिटेशन मतलब रेन, सबसे कॉमन प्रेसिपिटेशन रेन होता है। ओके, एवरेज रेन एक साल में कितना हुआ, और वाई एक्सिस में जो है वो है आपका टेम्परेचर। तो वाई एक्सिस में टेम्परेचर और एक्स एक्सिस में अमाउंट ऑफ रेनफॉल, उसके हिसाब से देखो हर बायोमी में का जोन कितना होगा। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अगर देखेंगे तो उसमें मीन एवरेज प्रेसिपिटेशन भी ज़्यादा होता है, टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। डेजर्ट का देखो, डेजर्ट का आप देख रहे हैं जोन, तो डेजर्ट का जो जोन है ना, तो वो ऑरेंज से दिया हुआ है। ग्रासलैंड का जोन येलो से दिया हुआ है। टेम्परेट फॉरेस्ट का जोन आपका एक ग्रीन से दिया हुआ है, यानी कि ये इतना एरिया वो ऑक्यूपाई करता है। कोनिफरस फॉरेस्ट में जनरली प्रेसिपिटेशन कम होता है और जो टेम्परेचर होता है वो लेस होता है। फिर आर्टिक रीजन में देखो टेम्परेचर माइनस तक जा रहा है, ये आपका 0 डिग्री है, दिस इज 0 डिग्री, ये 0 डिग्री का जोन है ना। और कुछ रीजन देखो वो ओवरलैप भी कर रहे हैं, यू कैन सी ओवरलैप। तो आप देखो कौन कौन से रीजन्स सबसे ज़्यादा ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो टेम्परेट फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, है ना। तो ये जोन अगर आप देखोगे, ये जोन, इस जोन में सबसे ज़्यादा ओवरलैपिंग है। तो यहाँ पे ग्रासलैंड, आपका टेम्परेट फॉरेस्ट और कॉनिफेरस फॉरेस्ट एक दूसरे के साथ, यानी कि कुछ रीजन्स में अर्थ में ये तीनों टाइप के इन्वायरमेंट पाए जाते हैं। ओके, तो इंडिया में देखो क्या है, इन्वायरमेंट में आपके ऑलमोस्ट सारे के सारे वैकेंसी जोन्स पाए जाते हैं। ओके, चलिए, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ये हो गया आपका वर्ड अर्थ के डिफरेंट बायोमीज, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या है, डेजर्ट, तो कलर कोड से सब दिख रहा है। ये आपके खाली कैन सी फॉरेस्ट एरिया, ग्रासलैंड, मेडिटेरियन रीजन, खाली देखो अर्थ के एकदम सेंटर में ये रीजन देखो दिख रहा है, मेडिटेरियन सी के आसपास ही वो स्पेशल। इंडिया में बोलते हैं कि खाली मेडिटेरियन इंडिया, अगर देखें जाएंगे अब यहाँ ये हो गया मेजर दिख रहा है। तो इंडिया में यू कैन सी ऑल बायोमीज आर सीन, ऑल बायोमीज एक्सेप्ट आपका वर्ड आपका मेडिटेरियन। तो मेडिटेरेनियन जो आपका टाइप है, इन्वायरमेंट टाइप है, वो नहीं पाया जाता है इंडिया में। ओके, जैसे आपका नॉर्थ साइड में आपका कैसी टुंड्रा रीजन है ना, डेजर्ट है हमारा राजस्थान में, फॉरेस्ट तो बहुत ज़्यादा, ग्रासलैंड भी है ना, जोन्स दिए हुए। फिर पोलर रीजन ये हो गया सबको, देखो ये पोलर रीजन, ये आपका पोलर रीजन हो गया यहाँ पे, और नीचे भी यहाँ पे पोलर रीजन होगा। ओके, चलिए, सो अभी रीजनल और लोकल वेरिएशन की वजह से विद इन ए बायोमी, एक पर्टिकुलर नेचुरल रीजन जो है बायोमी या बड़ा सा इकोसिस्टम। ओके, तो फिर से बोल लिखता हूँ, तो बायोमी उसको हम लोग एक लार्ज इकोसिस्टम कहते हैं, इट इज अ लार्ज इकोसिस्टम, और इसको एक मेजर नेचुरल रीजन भी कहते हैं, नेचुरल रीजन भी कहते हैं। हैविंग डिस्टिंक्ट, में डिस्टिंक्ट क्या होता है आपका क्लाइमेट रहता है। ओके, तो हर रीजन का एक डिस्टिंक्ट क्लाइमेट होता है। जैसे नॉर्थ साइड में देखो, नॉर्थ कोई भी नॉर्थ हिस्से में देखो तो हमेशा कोल्ड क्लाइमेट रहेगा। टेम्परेट की बात करें तो वार्म एनवायरमेंट रहेगा, करेक्ट हो। टेम्परेट में वार्म प्लस कोल्ड दोनों का मिक्सचर हो सकता है ना, अलग अलग एक कैसी वॉट आपके सीजन्स में। सो तो अलग अलग एक ऐसी वेरिएशंस के वजह से अलग अलग टाइप के हैबिटेट तैयार हो जाते हैं। तो उसमें अर्थ का जो अभी दूसरे फैक्टर्स है, जैसे आपका अर्थक्वेक्स हो गया आपके, जैसे विंड हो गया। ओके, तो ये सारे फैक्टर जो अर्थ में जितने भी टाइप के मूवमेंट्स होते हैं, नेचुरल मूवमेंट्स होते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स की शिफ्टिंग हो गया, वॉल्केनिक इरप्शंस, ये सारे अर्थक्वेक्स हो गया, देन यू कैन सी प्रेसिपिटेशन वगैरह हो गया। ओके, रेनफॉल वगैरह, इसकी वजह से भी क्या है, अर्थ के सरफेस पे अलग अलग रीजन में अलग अलग लैंड मास वाटर बॉडीज तैयार होते हैं। ठीक है, तो लाइफ इवन एग्जिस्ट इन दोज इन्वायरमेंट जो सबसे ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस के होते हैं, हार्श इन्वायरमेंट होता है। अभी बैक्टीरिया का मालूम है एग्जांपल, आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया ऐसे टाइप के बैक्टीरिया है जो आपको हार्शियस्ट कंडीशन में मिलेंगे। फिर देखो पोलर रीजन हार्शियस्ट कंडीशन माना जाता है। फिर डेजर्ट, अभी देखो यानी कि पोलर रीजन आइस कैप्ड, तो आइस यू कैन सी कैप्ड रीजन। ओके, एंड आपका डेजर्ट, ये दो सबसे एक्सट्रीम इन्वायरमेंट माने जाते हैं, जनरल माने जाते हैं। ओके, फिर आपके पास वैकेंसी उससे भी ज़्यादा एक्सट्रीम है, आपका हॉट स्प्रिंग्स हो गया, वैकेंसी हाई सॉल्टी, जैसे डेड सी। अगर डेड सी की बात करेंगे, डेड सी सबसे सॉल्टी वैकेंसी व्हाट आपका वाटर बॉडी है ना, अंडरस्टूड। देन वैकेंसी हॉट स्प्रिंग्स हो गए। तो ये ऐसे इन्वायरमेंट है जहाँ पे नॉर्मल टाइप के
लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, प्लांट्स, एनिमल, माइक्रोब नहीं रह सकते, लेकिन इसमें भी आपको क्या है, लाइफ मिलेंगे, है ना। अंडरस्टूड। तो राजस्थान डिजर्ट देखो, रेन सोक्ड मेघालय, मतलब ऑलमोस्ट हर दिन वहाँ पे रेन होता है। फिर डीप ओशियन ट्रेंचेस, टोरेंटियल स्ट्रीम्स, यानी कि जहाँ पे जो आपका स्ट्रीम किसको कहते हैं, शॉर्ट आपका जो रिवर होता है उसको स्ट्रीम कहते हैं। पोलर रीजन हो गया, हमेशा सब जीरो, तो यहाँ पे सब जीरो टेम्परेचर होगा। ओके, राजस्थान डेजर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे यू कैन सी व्हाट, हॉट एंड ड्राई कंडीशन होता है। फिर माउंटेन के टॉप में जो आइस कैप्ड रहते हैं। फिर थर्मल स्प्रिंग जो बोला मैंने, हॉट स्प्रिंग्स बोला, थर्मल वेंट्स एंड कंपोस्ट पिट, जहाँ पे डिकम्पोजिशन होता है नेचुरल वे में। ओके, दलदल वगैरह हो गया, ये सब इलाके जो है वो सब एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स माने जाते हैं। ओके, इनमें भी आपको नेचुरली हर टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म्स मिलेंगे। ओके, और हमारा इंटेस्टाइन भी देखो, इवन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के बॉडी के अंदर भी बहुत सारे टाइप के माइक्रोब्स पाए जाते हैं। जैसे सबसे कॉमन एक ऐसी माइक्रोब जो हमारे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में रहता है वो ई कोलाई होता है, ई कोलाई इन इंटेस्टाइन। जैसे लैक्टोबैसिलस आपका स्टमक में, लैक्टोबैसिलस जो है वो आपके स्टमक में होता है। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज द एबिलिटी टू एक्चुअली, जैसे अभी स्टमक बोलेंगे तो इट्स हाईली एसिडिक, वेरी लो पीएच होता है, उसमें भी ये बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं, मतलब एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं। और आपका इंटेस्टाइन जो होता है अल्कलाइन कंडीशन होता है, तो उसमें भी देखो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, ये हाई। ओके, एस्चेरिशिया कोलाई, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एबिलिटी होती है। तो ये एबिलिटी किसकी वजह से होती है, वेरिएशन की वजह से। तो वेरिएशन कपल्ड विद इवोल्यूशन लीड्स टू all types of organism which can suit in different environment. Okay, चलिए देन तो फिजियोकेमिकल फैक्टर जो है, ओके, इसको अबायोटिक फैक्टर कहते हैं। उसमें आपका वाटर है, लाइट है, टेम्परेचर है, सॉइल एंड अदर फैक्टर्स। तो अदर फैक्टर्स में यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ऑल काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इसमें हर टाइप के न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे। और उसमें आपका टोपोग्राफिकल फैक्टर आता है, टोपोग्राफिकल फैक्टर्स भी आता है। ओके, फिर आपका डेली अगर इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो उसमें आपका है एक ऐसी क्लाइमेट, हर रीजन का अपना अपना क्लाइमेट होता है। फिर सीजन के हिसाब से एक ऐसी व्हाट आपका वेदर चेंज होता है ना। तो क्लाइमेट हो गया, सीजन हो गया, वेदर, इन सब में हर रीजन के हिसाब से स्पेसिफिक क्या है आपका वैल्यू आ जाती है। ओके, वो बायोटिक कंपोनेंट में क्या है देखो, पैथोजेंस, पैरासाइट, प्रेडेटर्स, कॉम्पिटिटर्स। ओके, तो उसी की वजह से अलग अलग हैबिटेट में क्या है वेरिएशंस दिखता है, या हैबिटेट की वजह से अलग अलग टाइप के बायोटिक कंपोनेंट। और बायोटिक कंपोनेंट का फंक्शन के हिसाब से दिखाएंगे तो आपके यो गॉट प्रोड्यूसर्स, यो गॉट कंज्यूमर्स एंड यो गॉट वर्ड डिकम्पोजर। ये तीनों टाइप के ऑर्गेनिजम्स जो है वो किसी भी इन्वायरमेंट में होनी चाहिए, तभी जाके वहाँ पे लाइफ क्या है एग्जिस्ट करता है ना। चलो, तो इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया, तो यहाँ पे 4 एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो पहला एग्जाम्पल जो है वो है आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इसके लिए कहा जाता है बिकॉज जनरली वहाँ पे हमेशा हरियाली रहती है। ओके, और जनरली रात के टाइम पे तो हल्की या बारिश होगी ही होगी, क्योंकि दिन के टाइम पे इवेपोरेशन होता है पानी का, हॉट कंडीशन की वजह से। रात के टाइम पे क्या होता है, रेन फॉल होता है, हल्का भले। तो देखो बी क्या है, बी है आपका डेसिडुअस फॉरेस्ट। इसके पत्ते जो है ऑटम सीजन में क्या है सूख जाते हैं और गिर जाते हैं, और स्प्रिंग सीजन में फिर से क्या है नए पत्ते आते हैं, वो डेसिडुअस फॉरेस्ट कहते हैं। देन डेजर्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, डेजर्ट इलाका है, ओके, ड्राई इलाका। और फिर आपका है सी कोस्ट, यहाँ पे ये आपका सी कोस्ट है, यानी कि एक्वाटिक इन्वायरमेंट। ओके, और इंडिया हैज यू कैन सी ऑलमोस्ट 750 किलोमीटर्स ऑफ व्हाट द एंटायर सी कोस्ट, है ना। तो इसमें हर टाइप का इन्वायरमेंट अर्थ में इंडिया में पाया जाता है। देखो मैं खाली बोल रहा हूँ कि हर टाइप का है। अगर आप नॉर्थ में जाओगे तो आपको आइस कैप्ड इन्वायरमेंट मिलेगा, खाली मेडिटेरियन जो है रीजन अर्थ में नहीं पाया जाता है।